दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्त, अब तक हम लोगों ने जो क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोगों ने अमेरिकी क्रांति हमने शुरू किया है और हमने शुरुआत से ही आधुनिक पश्चिम का उद्भव, उसके पहले मध्यकालीन में विश्व में कैसे परिवर्तन हुए, किस प्रकार से रोमन साम्राज्य था, उसको आगे पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल, इन सारे बातों को चर्चा करते हुए उनका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा अमेरिकी क्रांति का, उस पे कारण पे हम लोगों ने एक एक करके चर्चा कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नए स्कीम में हम सोच रहे हैं दोस्त ना, जो अमेरिकी क्रांति में जो मुद्दे हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे मुद्दों को एक क्वेश्चन के फॉर्म में, छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्म में हम बताते जाएं और लिखाते जाए। जैसे क्वेश्चन में सपोज दैट आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिकी क्रांति कह सकते हैं, तो आपको ये चीज़ को पता होना चाहिए कि अमेरिकी आखिर क्रांति और स्वतंत्रता में अंतर क्या होता है ना। इन बातों को कैसे हम समझेंगे, कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चन को, कि जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 1776 का वेल्थ ऑफ नेशन और अमेरिकी क्रांति एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक में वाणिज्यवादी नीति का विरोध किया था। और अमेरिकी क्रांति में भी हम देखते हैं वाणिज्यवादी नीति की विरोध बहुत तरीके से होता है और इसीलिए अमेरिकी क्रांति को एक वर्णिकवादी क्रांति कहा जाता है। एक वर्णिकवादी की नीति के विरुद्ध हुआ था, जो वहाँ ग्रेनविले साहब ने, लॉर्ड नॉर्थ साहब ने, इन सब लोगों ने जो अपने अमेरिकी क्रांति के अमेरिका के अपने अमेरिकी उपनिवेश के प्रति जो नए नए कानून बनाए, नौ परिवहन कानून, शुगर एक्ट जैसे, और तस्करियों को जिस प्रकार से रोक टोक किए, इन सारे मुद्दों को जिस प्रकार उन्होंने रोका, वर्णिकवादी क्रांति कहते हैं। और जिस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए आपको, सपोज दैट मान लीजिए कि क्या अमेरिकी क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, तो आपको स्वरूप के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब कि जो हमने आपको बताया था कि हम स्वरूप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके उसके प्रभाव पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। अमेरिकी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा, स्वयं अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि विश्व में पहला लिखित संविधान माना जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा। इन सारे मुद्दों को अगर हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में, छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में बनाए तो, और उस पर हम अगर रिसर्च करके उस पर अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखे, आपके क्वेश्चन अच्छे से टैकल होंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं भटकेगा। और दोस्त, पहली बात मेरी एक बार ध्यान रखना कि जो मेरा ये स्कीम है, कि जो मैं ये पढ़ाने का मेरा तरीका है, ये बेसिकली आपको एक मैंने स्कीम बांट रखा है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा किस प्रकार से, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो होंगे, जो मैं जिस क्रम में पढ़ा रहा हूं, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। आपने देखा होगा किस प्रकार से रोमन साम्राज्य से हम आगे बढ़ते हैं, मध्ययुगीन साम्राज्य में कैसे परिवर्तन होते हैं, मध्ययुगीन साम्राज्य से आधुनिक साम्राज्य, व्यावसायिक क्रांति कैसे परिवर्तन लाती है, कैसे पुनर्जागरण काल होता है, कैसे प्रबोधन होता है, प्रबोधन के बाद प्रबोधन का प्रभाव अमेरिकी क्रांति पर किस प्रकार पड़ता है। अब अमेरिकी क्रांति का प्रभाव फ्रांस पर किस प्रकार से पड़ेगा, फिर उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, इटली जर्मनी के एकीकरण किस प्रकार से होता है। तो मेरे स्कीम का जो विभाग है, आपको ये मैं बता दूं कि सारे इंटरलिंकिंग है, सब इंटीग्रेटेड है। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने में, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने वाली है। ये मेरा वादा है आपसे कि आप हमारे हिसाब से पढ़िए, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़िए। आप किसी भी टॉपिक को अकेले मत पढ़िए कि ये हमने आज अमेरिकी क्रांति खत्म की, ऐसा नहीं। अमेरिकी क्रांति नहीं खत्म की आपने, आपको एक इंटीग्रेटेड, एक सोचने वाला, प्राणी वाला अप्रोच लाना होगा कि हम सारे चीजों को एक लिंक में जोड़ेंगे कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कि अमेरिकी क्रांति से फ्रांस क्रांति कैसे कनेक्टेड रहेगी, फ्रांस क्रांति के जरिए कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होगा, उस राष्ट्रवाद के उदय के जरिए कैसे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण होता है। इन सारे मुद्दों को एक स्कीम में मैंने जोड़ के आपको पढ़ाने की कोशिश में करूंगा। उसके बाद मेरा दूसरे पार्ट में जब मैं आऊंगा इटली जर्मनी के एकीकरण की पढ़ने के बाद, तब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के साथ कैसे साम्राज्यवाद का विकास होता है, साम्राज्यवाद के जरिए। तब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, साम्राज्यवाद के जरिए कैसे प्रथम विश्व युद्ध में प्रभाव पड़ता है और प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के जरिए फिर कैसे कैसे, जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध में उसका क्या योगदान होता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन जाता है।
तो इन सारे मुद्दों को अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ेंगे दोस्त ना, हमें कहीं रटने उठने की जरूरत ना पड़ेगी, समझे ना आप। इसलिए आप मेरे साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ते रहिए और नोट्स को बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, समझ रहे हैं आप। तो अब हम अपने आज हम लोगों ने कारण को पढ़ लिया था कि कैसे कैसे क्या क्या कारण थे अमेरिकी क्रांति में, किस प्रकार से चीज़ें परिवर्तन होती गई। और अब हम देखें कुछ ऐसे से आपको बताएं, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ मुद्दों को उठाऊंगा, उस मुद्दे पर डिस्कस करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने वाली। अब आप लोग एक हेडिंग डालिए, क्या अमेरिकी राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांति कहना उचित होगा? क्या अमेरिकी राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांति कहना उचित होगा? दोस्त देखो, जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है कि अपने राष्ट्र की भावना से, राजनीतिक रूप से हमें आज़ादी चाहिए, उसे राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं कि हमें भाई अपना राष्ट्र में अपनी प्रभुत्व संपन्नता चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। अपनी प्रभुत्व संपन्नता चाहिए, हमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, हमें अपना शासन, अपने प्रशासन अपने स्वयं तरीके से चलाना है। इसलिए हम राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए एक स्वतंत्रता संग्राम करते हैं ना। भारत को क्यों भारत क्रांति नहीं कहते भाई? भारत की क्रांति इसलिए क्योंकि हमने मूल रूप से, मेरा मूल उद्देश्य यही था कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में कि मुझे अपना संप्रभुता चाहिए, मेरा देश मैं अपने तरीके से चलाना चाहता हूँ। लेकिन अमेरिकी क्रांति को आखिर क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्त इसमें बात यह थी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब क्रांति का मतलब सीधा सीधा सा होता है कि जब किसी भी चीज में रेडिकल परिवर्तन हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से परिवर्तन हो, निम्न वर्ग का भी उसमें निम्न वर्ग के भलाई के लिए भी काम किया जाए, हर वर्ग को भलाई के लिए काम किया जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये अमेरिकी क्रांति जो है मध्यवर्गीय क्रांति थी। ये यहाँ पर मध्यवर्गीय स्वरूप से ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ता है, मध्यवर्गीय हितों को ज्यादा ध्यान में दिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ भी बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक रूप से भी परिवर्तन हुए थे जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उन्हीं आधारों पर हम कहते हैं कि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जरूर था, लेकिन उसके साथ साथ इसको हम अमेरिकी क्रांति की भी संज्ञा दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना दोस्त। तो इस तरीके से हमें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, हमें क्वेश्चन में रट्टा तोता मार के नहीं, हमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा, आलोचनात्मक ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या अमेरिकी क्रांति एक वर्णिकवादी क्रांति ही थी? तो हमें बताना होगा हाँ बिल्कुल अमेरिकी क्रांति एक वर्णिकवादी क्रांति थी। इसे अगर आपको टिप्पणी करने के लिए दे दिया जाए कि अमेरिकी क्रांति वर्णिकवादी क्रांति थी, बिल्कुल अमेरिकी क्रांति वर्णिकवादी क्रांति थी। जो उसके सारे प्रावधान थे, जितने कानून थे, किस प्रकार से विद्रोह की, आप लिख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ इन सब बातों को। लेकिन अगर इसी पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाए, क्या अमेरिकी क्रांति एक वर्णिकवादी क्रांति थी, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब आपको सीधा सा टेढ़े उंगली से घी निकालना होगा। आपको सीधे तरीके से नहीं बताता देना होगा हाँ वर्णिकवादी क्रांति, आपको बताना होगा कि हाँ ये वर्णिकवादी क्रांति जरूर थी, लेकिन इसके साथ साथ भी अन्य कारण भी थे, जैसे वहाँ के लोगों में स्वतंत्रता की चेतना का जाग जाना, वहाँ के लोगों का प्रबुद्ध होना, वहाँ के लोगों को जेम्स फ्रैंकलिन, टॉमस पेन जैसे लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का प्रभाव होना, इन सब कारणों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति वर्णिकवादी क्रांति थी, लेकिन उसके साथ साथ भी अन्य मजबूत कारण भी मौजूद थे। हमको इस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करना होगा, समझ रहे हैं दोस्त। इसलिए मैंने सोचा है कि मैंने एक क्वेश्चन बना के उसको एक छोटे फॉर्म में बना के आपको हम उसको लिखाएं, ताकि आपका कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने वाली, समझ रहे हैं ना दोस्त। तो आप लोग लिखिए, इसको लिखिए, आप लोग क्वेश्चन में लिख लीजिए, मतलब एक क्वेश्चन फॉर्म में बना लीजिए। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन को अमेरिकी क्रांति कहना उचित होगा? क्या अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन को क्रांति कहना उचित होगा? हम इस पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग इसको नीचे लिखिए। यह सही है कि अमेरिकी क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसमें एक उपनिवेश ने विद्रोह कर स्वतंत्रता हासिल की। अमेरिकी क्रांति एक ऐसी घटना थी जिसमें एक उपनिवेश ने विद्रोह कर स्वतंत्रता हासिल की तथा अमेरिकी उपनिवेश दुनिया का प्रथम स्वतंत्र उपनिवेश बन गया।
अमेरिकी उपनिवेश दुनिया का प्रथम स्वतंत्र उपनिवेश बन गया। इस आधार पर यह एक स्वतंत्रता आंदोलन ही प्रतीत होता है। इस आधार पर यह एक स्वतंत्रता आंदोलन ही प्रतीत होता है। परंतु इस आंदोलन के मध्य अमेरिकी उपनिवेशों के आर्थिक सामाजिक ढांचे में भी मूलभूत परिवर्तन आए और फिर ये उपनिवेश गणतंत्र के रूप में स्थापित हो गए। गणतंत्र दोस्त, गणतंत्र का मतलब सीधा सीधा होता है जिस देश का जो जब से उच्च पद होता है, जैसे राष्ट्रपति का पद होता है, वहां अगर वो पद जनता के द्वारा वो पद अगर चुना जाए तो क्या नाम है, वो गणतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत भी एक लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश है, मतलब कि लोकतंत्र चुना भी जाता है और वहां का राष्ट्रपति भी हमारा चुना जाता है। समझ रहे हैं ना आप? गणतंत्र के रूप में स्थापित हो गए, इसलिए इन्हें क्रांति कहना भी उचित होगा। अब ये हो गया ना। अब आप दूसरी हेडिंग में डालिए, अमेरिकी क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहते हैं? अमेरिकी क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहते हैं? अमेरिकी क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति क्यों कहते हैं? लिखिए। क्योंकि क्रांति का नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथों में था तथा क्रांति के मध्य जो परिवर्तन हो रहे थे वे मध्यवर्ग के हितों के अनुकूल थे। देखो, जैसे कि हम इसलिए मध्यवर्ग के हितों के अनुकूल कह रहे हैं क्योंकि जो भी परिवर्तन हो रहे थे उतना निम्न वर्ग को उतना महत्व नहीं दिया गया। आप आगे चल के जब फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति से ज्यादा प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ता है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में। क्योंकि आपको इस बात का आभास जरूर होना चाहिए कि जिस समय छोटे वर्गों का हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, निम्न वर्ग का हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, वहां पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जरूर से ज्यादा हो जाएंगे। वही फ्रांस की क्रांति में आप देखेंगे अमेरिकी क्रांति की तुलना में निम्न वर्गों का हिस्सा ज्यादा था। निम्न वर्गों ने बहुत और अच्छे तरीके से इसमें भागीदारी की, इसलिए वहां पर आप देखेंगे वहां परिवर्तन और ज्यादा रेडिकल होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रजातंत्र की बात आप जरूर होगा, लेकिन एकदम नीचे स्तर का सभी को मताधिकार नहीं मिलेंगे। महिलाओं को उस प्रकार से अभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी, आगे चल के आज़ादी मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर सत्य है कि अगर पुरुष उपस्थित ना हो तो उनके व्यवसायिक कार्यों को महिलाएं देखती थी, उनके पूजन पाठन में महिलाएं बैठती थी, धार्मिक कार्यों में महिलाएं बैठती थी, लेकिन उनको अभी उस लेवल का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था जैसे आगे चल के प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं मध्यवर्गीय क्रांति, क्योंकि इसमें जो भी परिवर्तन हो रहे थे अनुकूलता ज्यादा से ज्यादा मध्य वर्ग के हितों के अनुकूल हो रहे थे, इसलिए इसे हम मध्यवर्गीय क्रांति कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अब तीसरा डालिए, तीसरे डालिए, क्वेश्चन के फॉर्म में डालिए। क्या अमेरिकी क्रांति को यूरोपीय प्रश्न का विस्तार माना जा सकता है? क्या अमेरिकी क्रांति को यूरोपीय प्रश्न का विस्तार माना जा सकता है? अब आप ही लोग बताइए, आपको हम पहले बता चुके आखिर यूरोपीय प्रश्न क्या थे। यूरोपीय प्रश्न आपको याद होगा, हमने जब हमने प्रबोधन काल पढ़ा, व्यवसायिक क्रांति के बाद पुनर्जागरण पढ़ा, जब प्रबोधन पढ़ा, जब वहां के व्यवसायिक वर्ग जो हैं, वहां के जो मध्य वर्ग हैं, जब वह मजबूत होता है तो वह एक वहां के राजतंत्र के प्रति एक मांगों की तालिका फेंक देता है।
उस मांगों की तालिका में सबसे बड़ी बात क्या थी? वाणिज्यवादी नीति का विरोध करना। वाणिज्यवादी नीति का विरोध करना सबसे मुख्य बात थी। तो ये यहां पर भी अमेरिकी क्रांति में वाणिज्यवादी नीति का विरोध किया जा रहा है। क्या ये यूरोप के प्रश्नों का विस्तार नहीं है? आप पीछे से लेके करके पढ़ेंगे, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। समझ रहे हैं ना आप? तो आप लिखिए, क्या अमेरिकी क्रांति यूरोपीय प्रश्न का विस्तार माना जा सकता है? तो लिखिए, निम्नलिखित कारणों से इसे यूरोप के प्रश्नों का विस्तार माना जा सकता है। यूरोपीय मध्य वर्ग की पहली मांग थी राजतंत्र की शक्ति सीमित हो। राजतंत्र की शक्ति सीमित हो, इसकी प्रथम मांग थी। इसकी प्रथम, आपको पता है कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की बात की जाने लगी, यहां पर उससे भी आगे भाई संवैधानिक प्रजातंत्र की बातें की जाने लगी, मतलब संवैधानिक लोकतंत्र की बातें की जाने लगी, लिखित संविधान की बातें की जाने लगी, हाँ ना। तो यहां पर भी वही चीज आ गई। और दूसरा, वाणिज्यवादी नीति को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था को बल दिया जाए। मुक्त अर्थव्यवस्था को बल दिया जाए तो हम मानेंगे भाई, हाँ बिल्कुल यूरोपीय प्रश्नों का विस्तार माना जा सकता है। ये क्वेश्चन भाई ऐसे पूछने वाले हैं, ऐसा थोड़ी कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे। अगर आपको इन सारे मुद्दों को एक एक छोटे छोटे पॉइंट को अगर आप समझे रहेंगे कि इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन करने में कहाँ से दिक्कत होने वाली है। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आपको 8-10 क्वेश्चन देंगे, आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये तो सारे क्वेश्चन इसी से टैकल हो जाएंगे। समझ, पीसीएस का क्वेश्चन तो आराम से टैकल हो जाए, कोई इसमें चिंता की बात ही नहीं है। कोई भी मेंस एग्जाम का ऑप्शन हो। हाँ, आईएएस क्वेश्चन के लगभग हम सारे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका हर समय नए नए चीज़ों को, नए नए बुक्स से तरीके चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ 70% क्वेश्चन आपको टैकल जरूर हो जाएंगे। अब आप लिखिए क्या आप ब्लैक पेन से, आप जो मैं हेडिंग वाला बता रहा हूं ब्लैक पेन से लिखते रहिए, समझ रहे? क्या 1776 एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक 1776 की वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ पुस्तक थी, आपको मैंने बता चुका है कि 1776 में आई थी। तो इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या 1776 में एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन क्योंकि आप तथा अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। पूरक मतलब समानता थी, एक दूसरे के विपरीत नहीं, पूरक थे। आपको भी पता है कि 1776 में जो एडम स्मिथ साहब ने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की, अदृश्य हाथ की बात की, मुक्त व्यापार की बात की, वही बात तो वाणिज्यवादी नीति का विरोध करके यहाँ पर अमेरिकी क्रांति लोग भी कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कह सकते भाई एक दूसरे के पूरक हैं? और 1776 में स्वतंत्रता आंदोलन भी होता है अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा है और 1776 में, और उसी समय वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन हो रहा है एडम स्मिथ साहब का। तो हम क्यों नहीं कह सकते? इसी मुद्दे पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपको। तो लिखिए, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए क्योंकि दोनों का निशाना ब्रिटिश वाणिज्यवाद की नीति थी। क्योंकि दोनों का निशाना ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति थी और दोनों पूंजीवाद के समर्थक थे। इन दोनों के संयुक्त प्रयास का नतीजा था कि ब्रिटिश वाणिज्यवाद की नीति को धक्का लगा और 1846 में मुक्त व्यापार को अपनाने वाला ब्रिटेन पहला यूरोपीय देश बन गया।
समझ रहे हैं ना, पहला यूरोपीय देश बन गया। अब आप नेक्स्ट भी लिखिए, आपको मैंने ये पढ़ा चुका है लेकिन आपको फिर से मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा दे रहा हूँ, जो सब सारे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, तो इसको भी लिखवा लिए। और आपको ये स्कीम अगर अच्छी लगे तो आप बताना, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से हम जैसे पढ़ाते थे अपने तरीके से वो पढ़ाएंगे। ये नया स्कीम है, अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सारे चीज़ को टैकल करने में सही लगे तो आप इसको बताना हमें, ताकि हम इसी फॉर्म में चलें या फिर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। समझ रहे हैं ना आप? लिखिए क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति को, अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वणिकवाद व अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था। क्या अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वणिकवाद व अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था? लिखिए इसको। वाणिज्यवाद के अनुसार, नीचे से लिखिए, वाणिज्यवाद के अनुसार उपनिवेश के हित, उपनिवेश कौन होता है? जो गुलाम होता है उसे उपनिवेश कहते हैं। समझ रहे हैं ना? मात्र देश कौन होता है? जो गुलाम करता है वो मात्र देश होता है। वाणिज्यवाद के अनुसार उपनिवेश के हित मात्र देश के हित के अधीन होते हैं, मात्र देश के हित के अधीन होते हैं। इसलिए उपनिवेश का उपयोग मात्र देश के आर्थिक हित में किया जाना चाहिए। इसलिए उपनिवेश का प्रयोग मात्र देश के हित के आर्थिक हित के लिए किया जाना चाहिए। इसी नीति के तहत अमेरिका के संदर्भ में 1651 का नौ परिवहन कानून लाया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि अमेरिकी उपनिवेश एशिया अफ्रीका ब्रिटेन आदि क्षेत्र से आयात निर्यात केवल जहाज़ों में कर सकते हैं, केवल ब्रिटिश जहाज़ों में कर सकते हैं। ये आपको बता चुके हैं, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखवा दे रहा ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं ना? केवल ब्रिटेन, क्या लिखिए आप लोग, अमेरिका के संदर्भ में 1651 का नौ परिवहन कानून लाया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि अमेरिकी उपनिवेश एशिया अफ्रीका ब्रिटेन आदि क्षेत्र से आयात निर्यात केवल ऐसे जहाज़ों से कर सकते थे जो न केवल ब्रिटिश स्वामित्व पर हो बल्कि उन पर काम करने वाले 75% कर्मचारी ब्रिटिश हो। 75% कर्मचारी ब्रिटिश हो। यह कानून अमेरिकी उपनिवेशों के जहाजरानी उद्योग हेतु को धक्का पहुंचाते थे। अमेरिकी जहाजरानी उद्योगों को धक्का पहुंचाते थे। आगे फिर अन्य प्रकार के कानून बनाकर अमेरिकी उद्योग आयात निर्यात व्यापार मुद्रा व्यवस्था को सभी पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया था। सभी पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। जैसे आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से हम नियंत्रण लगा रहे थे कि आखिर जो भी उत्पादन ब्रिटेन करता है उसका उत्पादन अमेरिका बिल्कुल नहीं कर सकता। जो भी जहाज का प्रयोग करेंगे ब्रिटिश जहाज का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इन सारी बातों से क्या हुआ, अमेरिकी व्यापारी थे उनको गलत लगा तो विद्रोह कर दिए का प्रयास किया गया था। फिर भी आरंभ में यह कानून सिर्फ कागज में था
था, इन कानून के रहते हुए भी अमेरिकी पूंजीवाद प्रगति कर रहा था। मतलब कि शुरुआत में सारे कानून सब कागज में थे, लेकिन आपको मैंने बता चुका है कि जब 1763 का सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, जब वहां के राजा ने वहां के प्रधानमंत्री ग्रेनविले साहब को बुलाता है और कहता है कि भाई वहां की जांच पड़ताल करो व्यापार। तब जब वो जांच पड़ताल करता है, देखता है कि जितना मुझे उस उपनिवेश से लाभ होना चाहिए उतना लाभ हो नहीं रहा है, तब उसने इन सारे कानूनों को कठोरता से लागू किया। साथ में बहुत सारे कानूनों को कठोरता लागू करने के साथ कुछ अन्य कानून, शुगर एक्ट जैसे कानून, को स्टाम्प एक्ट कानून, इन सारे कानूनों को भी लागू कर दिया। तो वहां के जो लोग हतोत्साहित हुए और मतलब कि इनके प्रति हतोत्साहित हुए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। फिर जाके वो अपना स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए आगे प्रोत्साहित हुए और 1776 में स्वतंत्रता आंदोलन करके उठा के फेंक दिए इनको, क्योंकि प्रगति कर रहा था, क्योंकि व्यवहार में इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, कोई भी नियंत्रण नहीं था। यह सीधी सी बात है, या तो किसी को आज़ादी मत दो, किसी को भी आज़ादी मत दो। अगर आज़ादी दे के अगर आपका बेटा शुरू से आपको उसको खूब घुमाए हो, टहलाए हो, ऐश कराए हो, और तुम सोचोगे कि एक समय आएगा हम उसको अपने कंट्रोल में रख के अपने अनुसार काम करवाएंगे, ये भूल जाइए सर, कभी नहीं करने वाला। कंट्रोल रखना है तो शुरू से रखो, ऑल टाइम उसकी जांच पड़ताल, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हर गतिविधियों पर ध्यान दो, टोको नहीं, ध्यान दो, उस पर नज़र रखो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अगर कहोगे उसको खुले छूट दे दिया जाए, इनको खुले छूट दे देते हो, और बेटियों बेचारी को इनके चक्कर में कि नहीं बाहर तुम्हें अपना एक संवेदनशीलता दिखाते हो, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। भाई दोनों लोग को, अपने बेटा हो या बेटी हो, वो भी बाहर जा रहा है, उसको भी नज़र रखो, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, क्या आखिर इतना रात क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या पिया है, क्या खाया है। आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखो। कहो लड़का है तो मतलब कुछ भी करेगा, तो वही बात है। अगर आप किसी चीज़ को नियंत्रण में रखना चाहते हो तो पहले पे उस पर काबू रखो। एक कहावत नहीं कहा गया है, बोए पेड़ बबुल का कैसे था, तो बीज कहाँ से होगा, कैसे कुछ कहावत था, उसी आधार पे है कि अगर आप कांटा बोओगे तो आप उसमें फल कहाँ से, फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हो। तो सीधी सी बात है। तो अमेरिका, अब ये जो ब्रिटिश वाले थे, अमेरिकी वाले को शुरुआत में इतनी स्वतंत्रता दे दिए थे, वो अपना स्वतंत्रता के जरिए अपना व्यापार, उद्योग, राजनीतिक चीज़ें सब कुछ हो रहे थे, वो अपना स्वतंत्रता को उपभोग कर रहे थे। जब बाद में आप कहोगे रेत तेरी के नुकसान हो रहा है, तो उसमें अचानक से तो आप वहाँ पर बंदिशें लगाने शुरू कर दोगे तो विद्रोह तो होगा ही। लेकिन एक बात है, ब्रिटिश वाले बड़े चालाक थे। उन्होंने जब देखा, जब उन्होंने इनसे सीखा कि ब्रिटिश लोगों ने सीखा कि आपको आगे हम बताएंगे, इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में दे देंगे कि किस प्रकार से उन्होंने देखा कि अमेरिका लोगों को मैंने स्वतंत्रता दी, अमेरिका स्वतंत्रता दी, और वह उससे उस सीख के जो भी हमारे अन्य उपनिवेश थे ब्रिटिश के जरिए, ब्रिटिश जो अन्य बहुत अफ्रीकी उपनिवेश थे, भारत के उपनिवेश थे, उन्होंने कहा कि यार स्वतंत्रता शुरू से मत दो यार। अगर कहीं माने, अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें, 1784 की बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, या फिर हम कॉर्नवालिस के सुधारों की बात करें, तो इन सारे सुधारों के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था अमेरिकी सीख। ब्रिटिश ने सीखा कि भाई इनको आज़ादी उतने खुलेपन मत दो, नहीं तो भाई अमेरिका वाला हाल हो जाए। किसी भी देश की स्वतंत्रता, किसी भी देश का विनाश उसके नाभि में होता है, वो उसी से सीखता है, उसी से समझता है। ब्रिटिश सीख गए कि भाई इस स्वतंत्रता नहीं देनी है पहले से, नहीं तो बाद में यही दिक्कत होने वाली। जिस प्रकार से मैंने एक सोने का चिड़िया खो दिया, क्योंकि भाई इतना संसाधन था अमेरिका में ना, तो उन्होंने अपनी नीति, वही अमेरिकी क्रांति के बाद ही उन्होंने अपनी पूरी नीति बदल दी। गोरे श्वेत लोगों के प्रति अलग नीति बनाई, अश्वेत लोगों के प्रति अलग नीति बनाई। श्वेत लोगों के प्रति उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई कि वहाँ पर आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण के बाद, वहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण के न करने के बाद भी हम वहाँ पर अच्छी खासी व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति होने के बाद, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन होने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का व्यापार पहले से ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? उन्होंने नीति बदल दी। उन्होंने सोचा कि
जरूरी नहीं है कि यहाँ पर राजनीतिक रूप से रहने, उससे बढ़िया भी हम व्यापार कर सकते हैं यहाँ पर रह के। वही अश्वेत लोगों के प्रति, जो काले लोग हैं, उनके प्रति उन्होंने नीति बनाई, इनको शुरू से ही इतना दबा के रखो कि ये उठ बन ना पाए, इनको एकदम मार मार के से बैठा दो। इसीलिए तो पूरा एकदम कठोर नीतियाँ अपनाने लगे हमारे यहाँ। जहाँ पर थोड़ा हम जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ये अलग अलग तरह के मतभेद हमारे यहाँ पैदा करके हिंदू मुस्लिम में ये राज करने लगे, समझे। तो इन्होंने वहाँ से नीतियाँ बदल दी, तो वही बात है। परंतु 1763 के पश्चात कोई नियंत्रण नहीं था, लिख लिए ना, कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि व्यवहार में इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। परंतु 1763 के पश्चात ब्रिटेन ने इन कानूनों को कठोरता से लागू करने का प्रयास किया। फिर ब्रिटेन व अमेरिकी उपनिवेश के बीच टकराहट अनिवार्य हो गया। क्योंकि यह अमेरिकी पूंजीवाद पर सीधा प्रहार था। अतः लुई हैकर यह मानते हैं कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वणिकवाद व अमेरिकी पूंजीवाद के बीच टकराहट का परिणाम था। लुई हैकर, ये हो गया ना बढ़िया सा। हमने अमेरिकी क्रांति काल पढ़े लिए हैं, अमेरिकी मुद्दे पढ़े लिए हैं अच्छी तरीके से। अब आप लोग हेडिंग डालिए, अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या था, अमेरिकी क्रांति का इंपॉर्टेंस क्या था, आखिर अमेरिकी क्रांति ने क्या क्या प्रभाव दिया, इस पर हम बात कर लेते हैं अच्छे से। डिटेल में बात कर लेते हैं। ब्रिटेन में क्या प्रभाव दिया, अमेरिका में क्या प्रभाव दिया, अन्य उपनिवेशों में क्या प्रभाव दिया, संविधान को बनाने में क्या प्रभाव दिया, इस पर हम अच्छे से डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। लिखिए, अमेरिकी क्रांति का महत्व। अमेरिकी क्रांति का महत्व। अमेरिका यह पहला उपनिवेश था। अमेरिका पहला उपनिवेश था जिन्होंने स्वतंत्रता हासिल किया था। यह क्रांति उपनिवेश विरोधी आंदोलन का प्रतीक बन गया। देखो, कोई चीज़ पहले होगी, अब तुम पूरी दुनिया में ब्रिटिश राज कर रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी की हिम्मत ना थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये लोग अंदर जिज्ञासा है, यार अमेरिका तो भगा दिया था, बड़े अपने आप का औकात वाले समझते थे, बड़े हिंदुस्तान समझते थे, अमेरिका ने तो हटा दिया था, समझ रहे हैं ना। तो एक प्रकार की एक अंदर से भावना आती है, यार वो हरा सकता तो मैं क्यों नहीं हरा सकता। एक प्रतीक बन गया, एक लैंडलॉर्ड बन गया, एक मतलब कि लैंडलॉर्ड, सॉरी क्या कहते हैं उसको, एक मतलब एक बेंचमार्क बन गया, एक बेंचमार्क बन गया। हाँ, वो कर सकता है, मैं व्हाई आई कैन नॉट डू दैट, समझ रहे ना। अमेरिकी क्रांति के पश्चात एक स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया। जो लगभग 150 वर्षों बाद यह विश्व की आर्थिक एवं सामरिक महाशक्ति बन गया। सामरिक मतलब समझते हो आप लोग ना, सामरिक मतलब आर्थिक मतलब कि पैसे के रूप से, सामरिक मतलब से कि आपकी सेना के बल पे, अपने इंटेलिजेंस के बल पर, अपना अलग अलग देशों में अपना प्रभुत्व को लेकर, ये सामरिक होता है। सामरिक। अमेरिकी क्रांति ने तीसरा पॉइंट, अमेरिकी क्रांति ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को बल्कि यूरोप को भी रूपांतरित किया। अब यूरोप को रूपांतरित किया, ये आप लिख लीजिए। अब वहां पर किस प्रकार से रूपांतरित किया, ना। अब इसने यूरोप को भी किया, अब उसको आप नीचे किस प्रकार से रूपांतरित किया, इसको एक एक पॉइंट करके ऐसे करके लिख लीजिए, समझ रहे ना। ऐसे पॉइंट बना के लिख लीजिए, किस प्रकार से, ए बी लिख लीजिए या फिर रोमन का लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको दिल गए हैं।
जब यूरोपीय राष्ट्र, वही जब पुरानी जो सारी चीज़ें हम एक अब कंप्लाइन करके एक जगह लिखा दे रहे हैं बढ़िया सा। जब यूरोपीय राष्ट्र प्रबुद्ध राजतंत्र की मॉडल की तरफ, जब यूरोपीय राष्ट्र प्रबुद्ध राजतंत्र के मॉडल की तरफ सीमित था, तब यूएसए एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। तब यूएसए एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। आपको पता है कि संवैधानिक राजतंत्र की बात की जा रही थी, वहाँ पे उसी समय बहुत सारे वहाँ के यूरोप के राजा थे जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने लगे थे ताकि उनकी सत्ता बची रहे। उन्हीं को प्रबुद्ध राजतंत्र कहते हैं। प्रबुद्ध मतलब कि जो मांगी जा रही थी वो सोच रहे थे कि भाई हमारे ऊपर कहीं मध्य वर्ग मजबूत हो गया, हमारे ऊपर कुछ लफड़ा ना हो जाए, तो इसीलिए सोच रहे थे कि वहाँ कुछ राजा, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे थे, वो प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में जाने गए। जब यूरोपीय राष्ट्र प्रबुद्ध राजतंत्र के मॉडल तक सीमित था, तब यूएसए एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। पॉइंट बी, अमेरिकी लोगों ने एक लिखित संविधान के आधार पर एक संघीय व्यवस्था लागू की। संघीय व्यवस्था आपको पता है कि जहाँ पर संघीय व्यवस्था कई प्रकार के होते हैं। कई होता है कि राज्यों के समझौतों से राष्ट्र का निर्माण होता है। कहीं जगह राष्ट्र के जरिए, संविधान के जरिए सारे राज्यों को अलग अलग शक्ति मिलती है, लेकिन उनकी शक्तियाँ उतनी सीमित ही रहती है, जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाता है ना, जहाँ पर राज्यों की भी शक्ति हो अलग से, वहाँ छोटे और राष्ट्र की अलग शक्ति हो, तो उसको संघीय मॉडल कहते हैं। कि तो जो उसी का संघीय मॉडल है जो विश्व के 200 से अधिक देशों ने अपनाया भी है। समझ रहे हैं ना आप? हम लोगों ने कनाडा का मॉडल अपनाया है। आगे हम लोग अच्छी डिटेल पढ़ने वाले हैं सब बातों को, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं इसमें। अमेरिकी संविधान में, पॉइंट सी डालिए, अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान लाया गया और अंतःकरण की स्वतंत्रता को स्वीकृति करने वाला, यूएसए पहला राष्ट्र बन गया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट वहाँ के लोगों को मिलने लगा। समझ रहे? अंतःकरण की, बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका पहला राष्ट्र है जो सब प्रदान करता है। राष्ट्र बन गया। पॉइंट नंबर डी, यद्यपि महिलाओं को शीघ्र मताधिकार नहीं दिया गया, परंतु उनके पति के अनुपस्थिति में व्यवसाय संभालने एवं संपत्ति धारण करने का अधिकार दिया गया। अब यूरोप को किस प्रकार से रूपांतरित किया, इसको भी लिख लीजिए नीचे डाल के। यूरोप को किस प्रकार से रूपांतरित किया? इसने, ऑप्शन ए, पॉइंट ए, इसने वाणिज्यवाद को धक्का पहुंचाकर यूरोपीय मध्यवर्ग की आकांक्षा को बढ़ा दिया। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कैसे कैसे मध्यवर्ग क्या चाहता था, और ये यहाँ पर ये हुए तो आकांक्षा बढ़ गई उनकी, कोई और साथ में है भाई, बहुत लोग इसके सपोर्टिव हो गए हैं। अमेरिका के संबंध में नीति विफल हो जाने कारण ब्रिटिश राजतंत्र की शक्ति और भी धक्का लगा। ब्रिटिश राजतंत्र की शक्ति पर और धक्का लगा। और ब्रिटिश संसद के प्रजातांत्रिकरण के प्रक्रिया को बल मिला। जो मतलब कि पहले राजा का महत्व ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे से धीरे धीरे से आपको पता है कि वर्तमान में राजा वहाँ के मुहर के समान है ना, एक मुहर के समान है, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी शक्ति नहीं है, ज़्यादा सारा शक्ति ब्रिटिश संसद के है। ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर मानव को जिंदा और मुर्दा करने के अलावा सब कुछ ब्रिटिश संसद बदल सकती है, तो उसकी इसी असीम शक्ति है।
भारत के अंदर में ऐसी शक्ति था नहीं। भारत में शक्ति पृथक कानून लागू होता है, नियम लागू होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को उत्तरदायित्व है। तो उसी पर, लेकिन वहाँ पर शक्ति असीमित रूप से दिया गया है संसद को। तो ये संसद की जो शक्ति है कैसे वहाँ पर आई, मतलब धीरे धीरे इसी प्रकार से पहले प्रजातांत्रिक करके वहाँ के कानून को मतलब धीरे धीरे से बल मिलने लगा, ब्रिटिश संसद को ज़्यादा शक्ति मिलने लगी धीरे धीरे से, समझ रहे हैं, क्योंकि जब राजा फेल होगा तभी तो संसद को शक्ति मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो पॉइंट सी में लिखिए, एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति का भी रास्ता तैयार कर दिया। आपको बताया ना कि कनेक्टेड रहेंगे 100%। अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति का भी रास्ता तैयार कर दिया। अमेरिका के मामले में उलझने के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। दूसरी तरफ अमेरिकी युद्ध से लौटे हुई फ्रांसीसी सेना नवीन विचारों से प्रेरित होकर आई थी। आपको हम बता दें दोस्त कि आपको पता है 7 वर्षीय युद्ध में जब हुआ था 7 वर्षों का, तो इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे। लेकिन जब वही फ्रांसीसी बदला के मूड में हर समय थे, बुर्बो वंश जो शासक वहाँ था वो हर समय वहाँ का मतलब कि बदले के मूड में था कि कब मुझे मौका मिले। जब अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन होता है, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये जो फ्रांसीसी लोग अमेरिका का साथ दे देते हैं, अब अमेरिका का दिक्कत है भाई, वो कह रहा है साथ देंगे, हम आएंगे, आई हो, हाँ आ जाओ। और भाई कोई कहेगा आओ तो क्यों नहीं बुलाएगा, आओ। तो अपना साथ देने के लिए, अपना काम निकालने के लिए पूंजीवादी लोग तो है ही हैं, बुला लिए अपना, ये आए, ये अटलांटिक महासागर में खूब नौका लेकर तैयार रहे, बढ़िया सा खूब धूम धड़ाके तरीके से ब्रिटेन को रोकने के लिए, वहाँ पर जाने न पाए। और वहाँ पूरी सैनिक होने लगा दिए। जब इन सब सैनिक होने लगा दिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था खूब इनकी चरमरा गई। अब आर्थिक अर्थव्यवस्था चमरा गई, जो यहाँ पर सैनिक आए थे अमेरिका से, अमेरिका में देखे तेरी की, यहाँ पर तो अच्छे विचार हैं, अच्छे यहाँ का व्यापार, मुक्त व्यापार की बात की जा रहा है, यहाँ पर महिलाओं को पावर दिया जा रहा है, यहाँ पर निम्न वर्ग के भी लोगों को कुछ अधिकार दिया जा रहा है। यहाँ पर सारे विचारों को देख रहे थे ये लोग, सैनिक वहाँ गए, वहाँ पर यहाँ की सारी बातें लोगों को बताने लगे, यार अमेरिका में हम गए थे, ऐसे था यार, ऐसे था, यहाँ पर तो हमको कहते हैं, यहाँ के शासक है, कहते हैं रोटी मांगते हैं, कहते हैं रोटी तो कहते हैं ब्रेड खाओ बेटा, रोटी नहीं है। तो यहाँ के लोग तो वैसे हैं। तो वहाँ का जो विचार, वहाँ का प्रबुद्धता यहाँ के लोगों के बीच पड़ी, तो यहाँ पर भी क्रांति हो गई। समझ रहे हैं ना आप? ये था नवीन विचारों से प्रेरित होकर वहाँ पर भी क्रांति हो गई। अब आप डालिए, अब इसके और मतलब महत्व में ये ABCD करके ये ऐसे था। अब चौथा पॉइंट डालिए, अमेरिकी क्रांति ने अपने पीछे एक बड़े संवैधानिक विरासत भी छोड़ दी। क्या विरासत छोड़ी उसने? संघीय व्यवस्था का सफल प्रयोग कर इसने दूसरे विश्व में बड़े आकार वाले बहुनस्ली बहुभाषा भाषी तथा बहुक्षेत्रीय राष्ट्रों के समक्ष शासन करने का एक मॉडल स्थापित कर दिया। देखो मतलब कि अमेरिका का, आपको पता है कि अमेरिका में जो 50 तारे लगते हैं उसके झंडे में 50 राज्य हैं, तो इन्हीं 50 राज्यों का समझौता ही अमेरिका का परिणाम, मतलब अमेरिका की उत्पत्ति है। अब वहाँ के राज्यों को अपनी अलग शक्ति दी गई थी उस समय, वर्तमान में तो अलग नहीं हो सकती, लेकिन उस समय ऐसा प्रावधान था कि इनको जब चाहे अलग हो सकते हैं। वहाँ की वर्तमान में अलग नागरिकता भी है, वहाँ के देशों के 2-2 नागरिकता ले सकते हैं, मतलब कि एक साथ मिलकर रहने के लिए उन्होंने समझौता किया था, समझौता का परिणाम था। तो जैसे भारत में बहुभाषी बहुत लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने कनाडा का मॉडल किया कि हम यहाँ पर भी आप अलग नहीं हो सकते, भिन्न नहीं हो सकते संघ से, लेकिन आपको यहाँ पर संवैधानिक शक्तियाँ दी गई हैं। अपना राज्य में अपने तरीके से आप बहुत सारे कानून को लागू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लागू कर सकते हैं जो क्षेत्रीय स्तर के हैं। तो इन सारी बातों को एक मॉडल दिया, संघीय मॉडल दिया कि अमेरिकी क्रांति ने, वहाँ का संविधान ने विरासत के रूप में छोड़ी, जो आज वर्तमान में 200 अधिक देश भी इसको फॉलो करते हैं।
दूसरा पॉइंट लिखिए, मौलिक अधिकार के रूप में इसने मानव अधिकार की अवधारणा को बल प्रदान किया, क्योंकि आपको पता है मानव अधिकार, सबसे पहले मानव अधिकार की बात अगर किसी संवैधानिक में किया गया तो सबसे पहले अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना तो वहीं पर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं जैसे नारे के माध्यम से संवैधानिक सरकार की अवधारणा को बल प्रदान किया, संवैधानिक सरकार की अवधारणा को बल प्रदान किया। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं की नारे से संवैधानिक सरकार की अवधारणा को बल प्रदान किया। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर डी, इसने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में गणतंत्रवादी सरकार की मॉडल प्रस्तुत किया। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में गणतंत्रवादी सरकार के मॉडल प्रस्तुत किया। समझ रहे हैं ना। 5वां डी ई पॉइंट लिख लीजिए, इसने संविधान का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया, वर्तमान में 200 से अधिक देश इसको फॉलो करते हैं, 200 से अधिक देशों ने इसे अपना रखा है। अब अमेरिकी क्रांति का एक प्रभाव जो हम आपको बता चुके हैं कि आपको बता दिए ना कि किस प्रकार से अमेरिकी क्रांति के बाद उपनिवेश के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हो गई। इसका भी एक महत्व है कि किस प्रकार से उसने श्वेत लोगों के प्रति अलग नीतियां अपनाई और अश्वेत लोगों के प्रति अलग नीतियां अपनाई, कि आपको मैंने भी बताया ना जस्ट। इसको भी लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए 5वें पॉइंट के रूप में। उपनिवेशों के संबंध में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन, उपनिवेशों के संबंध में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन। जब तक ब्रिटेन का अमेरिका पर नियंत्रण रहा तब तक उसका ध्यान भारत की ओर नहीं गया। 17वीं सदी के जहाज रानी कानून अमेरिका के लिए लाए गए थे, भारत के लिए नहीं। अमेरिका के संबंध में लाए गए थे, भारत के संबंध में नहीं। परंतु अमेरिका को खोने के पश्चात भारत पर उसका ध्यान गया और भारत पर मजबूत पकड़ स्थापित करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कार्नवालिस के द्वारा लाए गए सुधारों का सूत्रपात किया गया। फिर देखते देखते भारत ब्रिटिश क्राउन के सबसे कीमती आभूषण बन गया। सबसे कीमती आभूषण तो अमेरिका था, लेकिन वहाँ पर जब आज़ादी वहाँ पर हो गई तो उसने सोचा, यार वही आपको बताया ना कि पहले से ही उसने सोचा कि पकड़ मजबूत रखे रहें, क्योंकि इनको भी अगर आज़ादी दिए रहेंगे तो ये भी एक समय आएगा तो जल्दी से जल्दी आज़ादी लेने की कोशिश करेंगे और हमको भगा देंगे। पॉइंट नंबर बी, अमेरिकी उपनिवेशों के पश्चात ब्रिटेन को एक नया अनुभव हुआ। वस्तुतः अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका में ब्रिटिश निवेश कम के बजाय और बढ़ गए। अतः ब्रिटेन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रभावकारी आर्थिक नियंत्रण के लिए राजनीतिक नियंत्रण बनाकर रखना अनिवार्य नहीं है। अतः उसने अन्य श्वेत बहुल उपनिवेश के प्रति अलग नीतियां अपनाई, उदारवादी नीतियां अपनाई। अतः उसने श्वेत उपनिवेशों के प्रति उदारवादी नीतियां अपनाई तथा
अश्वेत उपनिवेश राष्ट्रों के प्रति कठोर नीति अपनाई, कठोर नीति अपनाई, कठोर नीति अपनाई। अब एक कार्ड और एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है दोस्त कि आखिर ये ब्रिटेन जो था अमेरिका से हार क्यों गया। ये भाई लाजमी क्वेश्चन है कि आखिर ऐसे क्या क्या कारण हुए, ऐसे क्या क्या समस्याएं हुई, ऐसे क्या क्या परिस्थितियां हुई कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन भाई अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि ब्रिटेन ने अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका ने ब्रिटेन को पराजित किया। इसके क्या क्या कारण थे, मतलब कैसी क्या क्या परिस्थितियाँ। इसकी सबसे बड़ी परिस्थिति मैं मानता हूँ कि भौगोलिक परिस्थिति, क्योंकि हमें ब्रिटेन वहाँ से बहुत दूर हुआ होता था, वहाँ उसके संसाधन नहीं पहुँच पाते थे और उतना शक्तिशाली से लड़ नहीं सकता था। दूसरा सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है कि फ्रांस और अटलांटिक महासागर में खड़ा था, उसके नौका को रोकने के लिए, उसकी क्षतिग्रस्त करने के लिए उसके हथियारों को। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है वो कारण था कि जो ब्रिटेन लोग थे सॉरी दोस्तों, आपको बताएं कि जो ब्रिटेन लोग थे, आपको जो अमेरिका में आपको बता चुके हैं कि जो लोग थे प्रवासी लोग 90% थे, और ब्रिटेन लोग ना इसे कोई अलग अलग राष्ट्रों के प्रति इनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना नहीं जाग पाई ब्रिटेन वासियों के पास, कि ये सोच रहे थे ये गृह युद्ध है, ये आपसी भाइयों का यही युद्ध है। क्योंकि ये ब्रिटेन के लोग तो अमेरिका में गए थे, 90% लोग वही थे, 10% डेड इंडियंस थे, तो इनके प्रति वो वाला राष्ट्रवाद की भावना नहीं जाग पाई कि वो बहुत ज़्यादा लड़े, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बहुत वो वाला क्षमता से लड़ नहीं पाए दुश्मनी की तरह। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था। और दूसरा था सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि अब जो अमेरिका था ये स्वतंत्रता पाने को एकदम आतुर था, एकदम पूरा तरीके से लड़ना चाहता था, हर तरीके से वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना एकदम उद्भव थी, स्वतंत्रता की चेतना जग चुकी थी। तो यही सब महत्वपूर्ण कारण थे, इसको हम पॉइंट बना के लिख लेते हैं। ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों की सफलता के क्या कारण थे? अधिकतर ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश के साथ होने वाले संघर्ष को गृह युद्ध ही समझ रहे थे, तब उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ब्रिटिश लोग थे, गृह युद्ध समझ रहे थे, आपसी भाई वाला मैटर समझ रहे थे, अलग वाला राष्ट्र नहीं था, तो गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा, किसी आलोचक ने सच ही कहा कि प्रकृति फ्रांस और जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी उपनिवेशों की सफलता में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटेन से अमेरिका की भौगोलिक दूरी, पॉइंट नंबर 3, ब्रिटेन से अमेरिका की भौगोलिक दूरी तथा अमेरिकी उपनिवेशों के बड़े भौगोलिक आकार को देखते हुए ब्रिटेन त्वरित गति से सैन्य सहायता नहीं भेज पाया। पॉइंट नंबर 3, फ्रांस के द्वारा अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश जहाज़ों की घेराबंदी की गई, उसका भी फायदा अमेरिकी उपनिवेशों को मिला। चौथा पॉइंट, जॉर्ज वाशिंगटन के प्रगतिशील दृष्टिकोण व व्यवहारिक रणनीति भी अमेरिकी उपनिवेश की सफलता के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो था, सबसे बढ़कर अमेरिकी लोगों की सफलता का एक कारण बना
उन लोगों में सब स्वतंत्रता के गहरे उत्साह का होना। जो अमेरिका लोग थे गहरे उत्साह से थे और वो लोग ब्रिटिश लोग अगर युद्ध समझ रहे थे। ये सारे ब्रिटिश के कारण थे। एक क्वेश्चन अगर आप लोग इस पे और लिख ले, हो सकता कहीं पूछ ले, मतलब इसको मैं लिखा चुका हूं वहीं पर आप वहीं पर जो जहां पर हमने बताया कि अमेरिकी क्रांति एक मध्यवर्ती क्रांति थी, वहीं पर आप इसके एक दो पॉइंट लिखो, एक दो पॉइंट और लिख लो। नहीं वही तो चीज़ें हैं। अमेरिकी क्रांति ने मध्यवर्ती क्रांति को क्यों कहा जाता है इसको मैंने बता चुका है कि वहाँ पे जो भी परिवर्तन होते हैं वो अनुकूल उन्हीं के हित में होते थे, और जो निम्न वर्ग था उनको चालाकी से इन्होंने अपने मध्य वर्गों में शामिल कर लिया था। तो दोस्त ये था, हमने अमेरिकी क्रांति के सारे मुद्दे को एक एक करके पढ़ लिया, समझ लिया। अब हमें पढ़ना है अमेरिका संविधानवाद, थोड़ा सा पढ़ना है, और अमेरिकी गृह युद्ध पढ़ना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी हमें इसको लेके अमेरिकी क्रांति में 2 वीडियो बनाने होंगे। अमेरिकी क्रांति के गृह युद्ध पे एक वीडियो लग जाएगा, किस प्रकार से अब्राहम लिंकन का वहाँ पर महत्व था, और दूसरा हमें बनाना होगा कि अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं इस पे हम उस कि अमेरिकी क्रांति, इसके पहले उतने क्वेश्चन आए नहीं थे, अब अमेरिकी क्रांति से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पीसीएस का, आईएएस का, यूपीएससी का जितने भी क्वेश्चन अन्य राष्ट्रों के आए होंगे, हम सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में 8 से 10-15 क्वेश्चन जो भी होंगे अब जल्दी उसको आपको हम बताने की कोशिश करेंगे टैकल को, ताकि हो जाए एक वीडियो पूरा उसी दे देंगे। तो अभी मैं इसको ख़त्म करने में मुझे 2 वीडियो लगेंगे। मैंने अमेरिकी क्रांति को लेकर टोटल 4 वीडियो सोचा था कि कम से कम 4 घंटे तो लग ही जाएंगे पढ़ाने में। दोस्त आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको इस हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी वीडियो होंगे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अब जल्द ही मैं मतलब 2-4 अभी तो मेरा 24 तारीख को पेपर है, एक एग्जाम है, उस एग्जाम को देने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं इथिक्स का क्लास आप लोगों के समझ रखूँ। इथिक्स में जितने भी पीसीएस के टॉपिक्स, पीसीएस के सिविल सर्विस में जितने भी सिलेबस में जो भी दिए गए उन सारे मुद्दों पर हम डिस्कस करें, और उसका भी हम आपको एक अच्छी नोट्स प्रोवाइड करें, लिखवाएं भी और समझाएं भी, और ताकि सारे मुद्दों को एक ही करके हम समझने की कोशिश भी इथिक्स में भी करेंगे। जल्द ही हम इथिक्स क्लास भी ओपन करने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ताकि जल्द से जल्द, और सब्सक्राइब भी करिए, ओके, ताकि हमें भी अच्छा लगे, और बेल आइकन का बटन दबाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।